आज हम बात करेंगे अनीता देसाई, जो कि एक नोवेलिस्ट भी है और शॉर्ट स्टोरी भी लिखा करती थी। हालांकि जो नोवेलिस्ट होते हैं ना, जो जिसने नोवेल लिखा वो शॉर्ट स्टोरी लिख ही लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट स्टोरी ही बड़ी होकर नोवेल बनता है। मतलब शॉर्ट स्टोरी बेस होता है, उसके बाद नोवेल होते हैं। तो कुल मिलाकर के ये ज्यादातर मिलेगा आपको, जो नोवेलिस्ट होते हैं वो शॉर्ट स्टोरी भी लिख लेते हैं। वो तो एक खैर अलग बात है, किसी ने ना लिखी हो वो एक अलग चीज होगी। लेकिन दोनों सेम होते हैं, वो छोटी कहानी है वो बड़ी कहानी है, अंतर इतना है। लिखे इसी तरीके से जाते हैं, प्रोज में ही होता है सब चीजें। तो शॉर्ट स्टोरी, अनीता देसाई शॉर्ट स्टोरी भी लिखा करती थी और नॉवेल भी, हालांकि नॉवेल के लिए बहुत ज्यादा विख्यात रही है। अब अनीता देसाई का जो जन्म है, अब उनका जन्म 1937 में हुआ था, और मसूरी जो उत्तराखंड में पड़ती है, टू ए जर्मन मदर एंड बंगाली फादर। ये एक अलग चीज है इसमें, तो ये वाला क्वेश्चन इसलिए करना पड़ जाता है। वैसे मैं एलटी ग्रेड के लिए जन्म और मृत्यु के क्वेश्चंस, मतलब बर्थ एंड डेथ वाले ईयर को मना ही करता हूँ। इसलिए मना करता हूँ भाई, इतनी सारी कौन याद कर लेगा, और इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं होती, क्योंकि इन्हें हर वर्क पे के क्वेश्चन करे ना तो भी ज्यादा हो जाएंगे क्वेश्चन। मतलब वर्क भी छोड़ने पड़ेंगे, सब वर्क पे से एक क्वेश्चन आने का नहीं है, जो हमारे सिलेबस में वर्क दिए गए हैं। तो आप यही लगा लो हिसाब कि बिल्कुल भी नहीं आ सकता क्वेश्चन। तो कई कितने ही वर्क छूटेंगे, लगभग 30% वर्क को टच नहीं किया जाएगा। और अब बात आती है राइटर्स की। अगर कोई राइटर पे क्वेश्चन पकड़ लिया तो उसके वर्क पे नहीं होगा फिर क्वेश्चन। तो राइटर पे तो बहुत कम उम्मीद है कि क्वेश्चन आएगा। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट आएंगे, जैसे कोई साहित्य अकेडमी अवार्ड है किसी को मिला हुआ है, वो क्वेश्चन बन जाते हैं। या देखो ये थोड़ा सा जैसे निज्म पे क्वेश्चन होता है कि वो एक जूइस बेन इजराइल, जैसे उस पे वर्ड बनता है, किसी की थीम पे बन जाता है, कोई अलग हटके क्वेश्चन होता है ना। या किसी ने बुकर प्राइज लिया, या एशियन प्राइज है, साहित्य अकेडमी अवार्ड है, नोबेल प्राइज है, ये तो देखो होते हैं क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो वो क्वेश्चन हो जाते हैं। या किसी के करियर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो सकता है कि उसने स्टार्टिंग इस चीज से करी, बाद में वो इस चीज के लिए फेमस हो गया। ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। या कोई जर्नल मैगजीन का कोई एडिटर रहा, कोई राइटर, वो क्वेश्चन बन जाते हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन हमें ध्यान रहे, और उसकी थीम कि वो इन चीजों को लिखा करता था। जैसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक की बात आने लगी तो वर्जीनिया वुल्फ का एकदम जिक्र आ जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन फिर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। या रीजनल नॉवलिस्ट है ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि थॉमस हार्डी पे आ गया, आर के नारायण पे आ गया, लिमिटेड रेंज है, जेन ऑस्टन की पूछ ली। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं हमारे फिर। तो मतलब नॉर्मल क्वेश्चन जो है कि भाई वो वहां गया था, वो इतने दिन वहां रुका था, ये क्वेश्चन वो पैदा हुआ, ये नहीं। तो मसूरी है, और लेकिन एक इसमें बात है कि मदर जर्मनी की थी और पिता बंगाली थे। तो ये मतलब एक अलग चीज है। तो माता पिता का ये कॉम्बिनेशन समझ लो आप अनीता देसाई के। अनीता देसाई का जन्म तो है, मौत का इसलिए नहीं है कि वो अभी भी जिंदा है। अनीता देसाई इज ए लीडिंग इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो वो एक इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी भी लिखा करती थी, और इंडियन है, इंग्लिश में लिखा करती थी, तो नॉवलिस्ट भी है। इन कस्टडीज का बहुत बेहतरीन नॉवल रहा है। सी इज नोन एज साइकोलॉजिकल रियलिस्ट इन इंडियन इंग्लिश फिक्शन के अंदर, फिक्शन या नोवेल एक ही बात है। वो एक उसे जाना जाता है साइकोलॉजिस्ट, वो भी रियलिस्ट। अब साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञान, मतलब वो जो अपने नोवेल या स्टोरी लिखती है ना, थोड़ा माइंड वाली चीजों को दिखाती है, मतलब तो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिखाती है अपने नोवेल्स के अंदर और अपने शॉर्ट स्टोरी में, जो अनीता देसाई है। ऑल्दो यद्यपि सी ग्रू अप स्पीकिंग जर्मन, बोली उसने हिंदी बोली, बंगाली बोली, सी चूज इंग्लिश एज हर लिटरेरी लैंग्वेज। हालांकि वो बोलती सारी भाषा थी, लेकिन उसने लिखने में इंग्लिश को चूज करा। उसके जो नॉवेल है फोकस करते हैं, इनर लाइफ दिखाते हैं, एक्सटर्नल एक्शन की जगह कैरेक्टर की इनर लाइफ पे ज्यादा फोकस करते हैं उसके नॉवेल, उसकी शॉर्ट स्टोरीज। तो इनर लाइफ को कैरेक्टर के अंदर की, जब भी साइकोलॉजिकल दिखाएंगे ना, एक्सटर्नल एक्शन जो होते हैं उन पे कम फोकस। अनीता देसाई के जो कैरेक्टर होते हैं, कैरेक्टर से मतलब है जो वो कैरेक्टर डालती है अपनी शॉर्ट स्टोरी में, नॉवेल्स के अंदर, वो सफर करते हैं प्राय फ्रॉम एलाइनेशन एंड लोनलीनेस से। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसका। इसकी थीम मतलब इस चीज पे बनती है, अकेलापन, लोनलीनेस। देखो इसमें भी जो हमारे सिलेबस में एल्टी ग्रेड में है, द फेयरवेल पार्टी, यहाँ पे भी दिखाया गया किस तरीके से बीना का कैरेक्टर और रमन जो है वो फेयरवेल पार्टी देते हैं। भीड़ बहुत होती है, पब्लिक आती है, सब खाते हैं पीते हैं बात करके सब शो ऑफ करके चले जाते हैं, लेकिन अंदर से अकेलापन महसूस इन्हें क्यों होता है? क्योंकि सब फॉर्मेलिटीज करने के लिए आए हैं। कोई इस बात को हकीकत में कोई दुखी नहीं है कि ये छोड़ के जा रहे हैं दिल्ली को और ये मुंबई शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये चीज देखने को मिली है इसमें। अनीता देसाई के कैरेक्टर सफर करते हैं इस चीज को।
सी पोर्ट्रेज द इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ मिडिल क्लास इंडियन सोसाइटी के इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाती है। तो ये भी है कि ये मिडिल क्लास को दिखाती है, इंडिया की मिडिल क्लास को, अपर को नहीं दिखाएगी, लोअर को नहीं दिखाती है, मिडिल क्लास पे फोकस करती है। हर फिक्शन, उसके जो नॉवेल है, एम्फेसाइज करते हैं, प्रभाव डालते हैं इंडिविजुअल सेंसिबिलिटी ओवर सोशल इवेंट्स। इंडिविजुअल सेंसिबिलिटी मतलब जो कोई व्यक्ति दिखाया जाएगा व्यक्तिगत, उसकी सेंसिबिलिटी समझ को दिखाएंगे। समाज की जो इवेंट्स है ना, जो भी कुछ हो रहे हैं उसके ऊपर उठ के किसी इंडिविजुअल पर्सन की बात होगी, जैसे यहाँ पे बीना की, रमन की बात हो रही है ना, सोशल इवेंट्स से के ऊपर इंडिविजुअल सेंसिबिलिटी पे ज्यादा प्रभाव डालती है अनीता देसाई। सी इज फेमस फॉर एक्सप्लोरिंग फीमेल कॉन्शियसनेस। लेडीज की जो स्त्रीवाद होता है, जैसे फेमिनिज्म होता है, उसके फीमेल की कॉन्शियसनेस, अंतरात्मा को ज्यादा एक्सप्लोर करती है अनीता देसाई। तो लेडीज के ऊपर ये तो खैर देखो, जितनी भी ये लेडी राइटर हुई है मोस्टली ये प्रेफरेंस जो है लेडीज को ही करती है, उनके अंदर को, इनर फीलिंग्स को एक्सप्लोर करने में ज्यादा मतलब ये फोकस करती है। अनीता देसाई ब्लेंड करती है, मिश्रण करती है इंडियन सेटिंग्स विद मॉडर्न नैरेटिव टेक्निक्स। मतलब भारतीय सेटिंग दिखाएगी, मतलब इंडिया के चीजों को बेस बनाएगी इंडिया से, लेकिन उसमें मॉडर्न टेक्निक और यूज कर दी जाएगी जो आजकल चल रहा है। जैसे अभी मैं पार्टी की बात कर रहे थे, फेयरवेल पार्टी में, तो मॉडर्न टेक्निक्स क्या है कि इंसान आ रहे हैं, आजकल मॉडर्न शो ऑफ चल रहा है, इमोशन अंदर वाली फीलिंग्स अब नहीं है, पहली वाली बात नहीं रही, अब सब ऐसा। उसकी जो स्टाइल है लिरिकल है, सबटल है, इंट्रोस्पेक्टिव है। इंट्रोस्पेक्टिव होता है अपनी ग्रोवान में झांकना। तो मतलब ऐसी स्टाइल है लिखने का तरीका जो होता है ना, वो उसमें लिरिकल थोड़ा मतलब पोइट्री के वर्ड यूज कर देना, सबटल चतुराई से लिखना, और इंट्रोस्पेक्टिव होता है कि अंदर की बात बताना जो साइकोलॉजी को भी जाती है। सी यूजेज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इफेक्टिवली। इसने भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक यूज करी है। तो ये क्वेश्चन इस पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना वर्जीनिया वुल्फ है। वो तो अपने सारे ही नोवेल इसी डिवाइस पे बनाती है। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक जो यूज होती है वो विलियम जेम्स से चली, और यहाँ पर वर्जीनिया वुल्फ ने उसे परफेक्ट करा था। तो वहां वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, इस पे नहीं है इतना। हर राइटिंग रिवील्स द क्लैश बिटवीन इनर डिजायर्स एंड आउटर रियलिटी। उसकी जो राइटिंग है वो रिवील करती है। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेना, अभी आपके क्वेश्चन जो है उसके मतलब अनीता देसाई के बारे में भी फिट होता है, सभी नॉवेल्स में वो ऐसा करती है, मतलब उसकी थीम बन जाती है। और जो आपके सिलेबस में लगा वो शॉर्ट स्टोरी है द फेयरवेल पार्टी, उसमें भी यही चीज देखने को मिली है कि अनीता देसाई की जो राइटिंग है ना वो दिखाती है, रिवील करती है, क्लैश दिखाती है। अब क्लैश किस चीज के बीच में? बिटवीन इनर डिजायर्स, अंदर की इच्छाएं, और आउटर रियलिटी, मतलब ऊपर से रियलिटी कुछ और है, अंदर इच्छाएं कुछ और है। जो भी फेयरवेल पार्टी में आए, अंदर से चाहे वो कुछ सोच रहे नहीं सोच रहे, लेकिन बाहर जो रियलिटी दिखा रहे हैं उसमें तो बिल्कुल शो ऑफ हो रहा है कि भाई अब क्या होगा जी, आप चले जाओगे और बताओ, बड़े दुख की बात है ये। मतलब वो दोनों चीजों का कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है। तो ये इसी स्टोरी में नहीं है जो आपके सिलेबस में है, ये मतलब अनीता देसाई की राइटिंग में ये चीज देखने को मिलती है। अनीता देसाई के जो प्रोटेगनिस्ट होते हैं, जो भी वो हीरो या हीरोइन बनाती है ना, आर यूजुअली सेंसिटिव एंड इंट्रोवर्टेड। वे बहुत ही इंट्रोवर्टेड होते हैं। एक तो एक्सट्रोवर्ट नहीं होंगे, मतलब बाहरी दुनिया में ज्यादा वो अपने तक सीमित रहने वाले, जैसे यहाँ पे बीना का कैरेक्टर था। और बड़े सेंसिटिव होते हैं, इमोशन वाले। तो छोटी सी बात को मन में ले जाना, जैसे कि बीना जो है वो भीड़ में घूम रही थी, पार्टी उसके घर में थी, अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। तो वो अकेलेपन वाली जो बात है ना वो रहती है। यूजुअली सेंसिटिव एंड इंट्रोवर्टेड। सी अवॉइड्स हीरोइक एक्शन एंड प्रिफर्स ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स। वो अवॉइड करती है हीरोइक एक्शन को, मतलब जो हीरोइक एक्शन है उसे अवॉइड करती है, वे नहीं दिखाती अपने नॉवेल्स में, और प्रेफर करती है ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स को। ऑर्डिनरी जो कैरेक्टर है, जो सिंपल मिडिल क्लास पर्सन को लेती है, और वो हीरोइक एक्शन वगैरह वो नहीं दिखाती। सी इज कंसिडर्ड ए पायनर ऑफ साइकोलॉजिकल फिक्शन इन इंडिया। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। देखो, जब पायनर होता है स्टार्ट करने वाला, इंडिया में लेडी जो इंग्लिश में लिखा करती थी, और उसमें मतलब फर्स्ट है वो साइकोलॉजिकल फिक्शन लिखने वाली, तो ये साइकोलॉजिकल नॉवलिस्ट है। मतलब माइंड वाली जो चीजें है ना कैरेक्टर में दिखाएगी, कि अब यहाँ पे माइंड ही तो चल रहा है कि बीना ऐसा सोचती है, और उसकी जो साइकोलॉजी चल रही है कि भाई
दिखावा कुछ और है, अंदर कुछ और है, तो वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट दिखाती है अपनी फिक्शन में या अपनी स्टोरी में। नेचर इमेजरी इज फ्रीक्वेंटली यूज टू रिफ्लेक्ट मेंटल स्टेट्स, तो नेचर के बारे में भी इमेज, नेचर की इमेज अपने नॉवेल्स में यूज करती है, मतलब ये बताया। वो क्रिटिक करती है सोशल इंस्टीट्यूशन जो है ना, सामाजिक जो संस्थाएं हैं उनकी आलोचना करती है थ्रू पर्सनल सफरिंग, मतलब पर्सनल सफरिंग के माध्यम से। कोई कैरेक्टर होगा उसके अंदर पर्सनल सफरिंग, जैसे बीना के अंदर चल रही थी, और समाज की जो संस्था है, समाज के जो रीति रिवाज है, जो द फेयरवेल पार्टी जो भाई ये करी जाती है, चलो भाई ठीक है जाना है, तो वो दिखाती है कि मतलब उसकी आलोचना करती है कि सामाजिक जो ये इन्हें कहते हैं सामाजिक ढकोसले, बोलती है वो कि ये बेकार की चीजें हैं। अंदर इंसान जो है उसकी इंडिविजुअल कैरेक्टर को दिखाएगी कि वो इन चीजों को देख करके परेशान है। अनीता देसाई का जो फिक्शन है सोच एग्जिस्टनल कंसर्न, जो एग्जिस्ट है ना, विद्यमान है, उसकी चिंता, उसके फिक्शन में जो वर्तमान में जो चल रहा है उसकी केयर, उसकी कंसर्न, उसकी चिंताएं उसके वर्क में देखने को मिलती है। उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो स्ट्रेंथन करता है, जो इसने अपना योगदान साइकोलॉजिकल नॉवेल जो लिखे हैं उससे क्या हुआ है, मजबूती, स्ट्रेंथन में मजबूती हुई है इंडियन इंग्लिश नॉवेल के अंदर, इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्र 1947 के बाद जो इंडिया का इंग्लिश नोवेल है, जो नोवेल वाला जो पूरा जॉनर है, उसमें जान पड़ी है इसके नोवेल के द्वारा, इसके योगदान से। अनीता देसाई की जो शॉर्ट स्टोरीज है ना, आर एज पावरफुल एज हर नोवेल्स, मतलब नोवेल्स की तरह वो भी पावरफुल है। हर वर्क्स रिफ्लेक्ट मॉडर्निस्ट इन्फ्लुएंस, इसके वर्क में मॉडर्निज्म का प्रभाव देखने को मिलता है कि आजकल आधुनिकतावाद में ऐसा होता जा रहा है, अब सब पहले जैसा नहीं रहा, जैसे जैसे मॉडर्निज्म आ गया तो उसका प्रभाव देखने को मिलता है। सी इज कंसर्न, वो जुड़ी है विद ह्यूमन रिलेशनशिप्स रेदर देन सोशल रिफॉर्म की अपेक्षा, वो मानवीय, मतलब जैसे सोशल रिफॉर्म के लिए कौन जुड़ता है, मुल्क राज आनंद जैसा व्यक्ति, वो क्या करेगा, वो सोशल रिफॉर्म पे लिखेगा, या फिर जॉर्ज बर्नेड शॉ जैसा व्यक्ति, या गाल्सवर्दी, ये सोशल रिफॉर्म पे लिखते हैं, इसलिए आर्टफुल लाइफ से लिखते हैं, समाज को सुधारने के लिए लिखते हैं। लेकिन ये किस चीज को ज्यादा फोकस करती है, ये समाज सुधारने के लिए नहीं लिख रही है। तो सी इज कंसर्न विद ह्यूमन रिलेशनशिप से जुड़ी हुई है, मतलब मानवीय जो संबंध है ना इंसानों के, उनसे, रिश्तों से, इन चीजों को दिखाती है अपने वर्क के अंदर। सी अचीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड 1978 में मिला था, फायर ऑन द माउंटेन पे से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1978 पे साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला उसे। पद्म भूषण भी मिला था, भारत की गवर्नमेंट ने 2014 में दिया, 2014। सी वॉन द गार्जियन चिल्ड्रन फिक्शन प्राइज 1983 में मिला था, द विलेज बाय द सी पर। अनिता देसाई हैज बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज के लिए 3 बार शॉर्ट लिस्टेड हुई, लेकिन जैसे शॉर्ट लिस्टेड जो होते हैं ना उसमें कईयों के नाम होते हैं, उनमें से फिर बाद में एक को दिया जाता है या दो को, जो भी देना है, तो इसका नाम तो नॉमिनेट हुआ लेकिन मिला नहीं, लेकिन इसकी बेटी को मिला था, उसकी बेटी थी किरण देसाई, इज आल्सो बुकर प्राइज विनिंग नॉवेलिस्ट है वो, तो ये भी जीवित है, तो इसकी बेटी को मिला था। तो ये मतलब ऐसा दिखाया गया है कि मतलब किस तरीके से जो अनीता देसाई है उसके जो नोवेल है और उसकी जो शॉर्ट स्टोरी है उसने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, तो साहित्य अकेडमी अवार्ड तो अपने आप में, अगर अगर किसी नोवेलिस्ट को या किसी राइटर को मिल गया तो आप ये समझ लो कि वो एक बहुत ही टॉप क्लास राइटर है, आप उसे हल्के में नहीं ले सकते। हल्के में तो देखो ये जितने राइटर आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, वो सब बहुत ही इमिनेंट है। कारण क्या है कि ऐसे ही नहीं, मतलब लाखों राइटर है, उनमें से कुछ चुनिंदा आपके सिलेबस में आते हैं, फिर उनके वर्क आते हैं, तो वो सब इंपॉर्टेंट ही होते हैं। तो ये अनीता देसाई का था, तो इसमें लगभग ये 20-25 क्वेश्चन में 4-5 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको याद करने हैं, और सिंपली उसके बारे में बताया जा रहा है। अभी देखो हमारा काम होता है कि हम आपको समझाएं अनीता देसाई कैसी थी, वो कैसे कैसे लेकिन अब बात आती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की, तो वहां पे केवल 4-5 क्वेश्चन ही है इसमें अनीता देसाई के जो हमें याद करें, उसकी थीम याद करनी है, साइकोलॉजिकल पाइनर थी वो, साइकोलॉजिकल नोवेलिस्ट की इंडिया में, वो आपको याद रखना है, उसके माता पिता के बारे में थोड़ा, और उसके जो 3-4 उसके जो प्राइज उसे मिले, अवार्ड मिले, वो आपको याद रखने हैं। और जब आप उसके शॉर्ट स्टोरी की बात करोगे तो उसमें तो कहानी ध्यान रखनी होती है, उसमें पूछा जा सकता है रिलेटेड टू स्टोरी, तो उसमें कैरेक्टर के नाम भी याद करने होते हैं आपको। तो इस तरीके से मतलब अपना लास्ट मोमेंट पे, आपका एलटी ग्रेड का एग्जाम है तो लास्ट मोमेंट, ये भी एक बढ़िया तरीका होता है हम किस तरीके से पढ़े, ये भी अपना आप में एक बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक करेंगे।